हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे करते हैं? देखो भाई, वैसे तो लेंथ के काफी सारे मेजरमेंट के तरीके अपने पास हैं। जैसे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेंथ को मेजर कर रहे हो, तो कौन सा तरीका आपको सुइटेबल रहेगा, कौन सा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ को आप मेजर कर रहे हो। अगर आपको कोई छोटी सी लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो। अगर आपको कुछ थोड़ी सी बड़ी है, कुछ फ्यू मीटर्स में है, तो आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो। अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है या बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो इस टाइप की जो डिस्टेंस होती हैं उनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट हो उसमें दो तरीके होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो जो बहुत छोटी या बहुत लार्ज क्वांटिटीज होती हैं उनका मेजरमेंट हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे भी हम, अगर मान लो आपको टारगेट दिया जाए कि आपको एक स्टार है कोई अपनी गैलेक्सी से बाहर दूसरी गैलेक्सी के अंदर कोई स्टार है और आपको उस स्टार की डिस्टेंस बतानी है अर्थ से कितनी है। ठीक है, कोई स्टार है अपनी गैलेक्सी से बाहर, आपको उस स्टार की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो कितनी होगी उसकी डिस्टेंस, कैसे मेजर करेंगे? क्या डायरेक्ट मेजरमेंट से पॉसिबल है? नहीं, डायरेक्ट मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उसका इनडायरेक्ट मेजरमेंट से डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जो लेंथ का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है उसमें एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। वो पैरेलैक्स मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड हैं लेंथ मेजरमेंट के, लेकिन अपने कोर्स में जो मेथड है वो सिर्फ पैरेलैक्स मेथड है और हम यही डिस्कस करेंगे। तो भाई, जैसे अभी मैंने आपको अभी हमने बात की कि लेंथ तो बहुत छोटी भी होती हैं, ठीक है, और लेंथ तो बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो काफी वाइड रेंज होती है लेंथ के मेजरमेंट की। तो काफी वाइड अपने पास मेथड्स हैं, काफी मेथड आपके पास मेजरमेंट के हैं, काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो डिपेंड करता है आपकी लेंथ कितनी है, कितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए, सब चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं लेंथ की रेंज की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है, सबसे छोटी जो लेंथ है भाई, हम उसको मानते हैं जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, 15 मीटर के ऑर्डर का। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का साइज है। और अगर मैं लार्ज डिस्टेंस की बात करूं तो लार्ज डिस्टेंस आपकी, जैसे आपका पूरा, अगर मैं यूनिवर्स को ही ले लेता हूं, जो यूनिवर्स का साइज है, तो यूनिवर्स का साइज कितना होता है? यूनिवर्स का साइज होता है 10⁻26 मीटर। दिस इज द साइज ऑफ यूनिवर्स एंड दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारी रेंज है, आप देख सकते हो 10⁻14 सॉरी 10⁻41 मीटर की रेंज है लेंथ की। सो दिस इज वेरी वेरी वाइड रेंज। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड पे आ जाते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, वो हमने बात कर ली कि भाई पैरेलैक्स मेथड से हम कोई दूर का स्टार है, कोई दूर का प्लेनेट है, ठीक है, तो काफी बड़ी लार्ज डिस्टेंस है, उसको मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड से। सो हम ये भी कह सकते हैं दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर distance of any near star। तो नियर स्टार कौन से होते हैं? वो स्टार जिनकी डिस्टेंस लेस देन होती है 100 लाइट ईयर से। वो स्टार जिनकी डिस्टेंस क्या होती है? 100 लाइट ईयर से कम है। वैसे 100 लाइट ईयर कोई छोटी डिस्टेंस नहीं है, 100 लाइट ईयर डिस्टेंस है, काफी बड़ी डिस्टेंस होती है। तो ऐसे स्टार जिनकी दूरी
अर्थ से जिनकी दूरी 100 लाइट ईयर से कम है उनको हम नियर स्टार कहते हैं। ठीक है, तो नियर स्टार की डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है आपका पैरेलैक्स मेथड। ये किसी दूसरे प्लेनेट की भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इससे। अब सबसे पहले ये पैरेलैक्स का मीनिंग क्या है, पैरेलैक्स है क्या, इसको समझ लेते हैं। भाई पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास ये चौक है, ठीक है, और इसके पीछे यहाँ पे एक कोई भी बैकग्राउंड ले लो, कोई मान लो आपके पीछे अगर आपको रूम की वॉल दिखाई दे रही है, दीवार है पीछे, तो वो दीवार आपकी एज ए बैकग्राउंड काम कर लेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास चौक है, इसके पीछे बैकग्राउंड है, इसके पीछे एक दीवार है। ठीक है, तो इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पोजीशन से देखता हूं, कहां से देखता हूं? दो अलग अलग पोजीशन से। तो ये चौक मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं एक बार वन आई क्लोज कर लेता हूं और राइट आई से मैं इसको देखता हूं, तो मुझे इसकी पोजीशन दिखेगी, मतलब बैकग्राउंड जो ना, जो पीछे दीवार है, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है, आप उसको मतलब थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लो कि भी वहां पे बैकग्राउंड पे दीवार के ऊपर ये उस जगह पे लाई कर रहा है, दीवार के ऊपर ये वहां पे लाई कर रहा है, इसकी जो पोजीशन है। ठीक है, फिर आप क्या करो, इसको हिलाना मत, चौक को मत हिलाना, ऑब्जेक्ट को वही रखना है। फिर आप उसी ऑब्जेक्ट को दूसरी आई से देखोगे, तो जब आप पहले इस आई से देख रहे थे, ठीक है, फिर आपने लेफ्ट आई से देखा, तो आप क्या पाओगे, आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होगी। आप खुद इसको करके देख सकते हैं, आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो गई। जब मैंने एक आंख से देखा, इस राइट आई से देखा, तो इसकी पोजीशन कुछ थी बैकग्राउंड के ऊपर, और जब मैंने दूसरी आई से देखा तो मुझे लगा कि ये पोजीशन ऐसे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो है ना, ऐसे किसी की पोजीशन का शिफ्ट होना, पोजीशन का चेंज होना, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो उसकी जो एपरेंट पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स, और इसी का हम यूज करेंगे। अब देखो पैरेलैक्स मेथड से हम कैसे नियर स्टार की डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो भाई सिंपल है, आसान है, और इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो इसके लिए आपको ना दो चीजें मैं पहले बताऊंगा, पैरेलैक्स मेथड यूज करने से पहले दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक डिस्टेंस तो हम क्या मेजर करेंगे, ऐसे स्टार जो 100 लाइट ईयर से भी काफी ज्यादा दूर है, ऐसे स्टार जो 100 लाइट ईयर से भी काफी ज्यादा दूर हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? फार स्टार। ये फार स्टार बोलते हैं जिनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है 100 लाइट ईयर से भी। ठीक है भाई, 100 लाइट ईयर से। ये आपकी अर्थ है। चलो मान लो कि आप ना दो अलग अलग पोजीशन से इसको देख रहे हो, भाई मान लो पहले ना आप यहां से देख रहे थे, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, आपने ए पोजीशन से इसको देखा, स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट दोनों ना इसके बिल्कुल पास में लिए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ए से फार स्टार की या यहाँ से स्टार, मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये डिस्टेंस कम ली है। ये डिस्टेंस आपकी क्या है? कम है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये कोई फार स्टार नहीं है। आप ये मान लो कि कोई भी एक सिंपल वैसे भी स्टार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, फार स्टार मानो ही मत इसको, भाई ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एक बार फार स्टार को मिटाई देता हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको ना दो अलग अलग पोजीशन से देखोगे, एक पोजीशन आपकी ए है, एक पोजीशन आपकी बी है। ठीक है, तो जब आप इसको ए पोजीशन से देखोगे तो इसकी जो पोजीशन है, तो ये इसकी पोजीशन है, आपको यहां दिखेगा ये। ठीक है, और अगर आप आपको यहां दिख रहा है, अगर आप इसको यहां से देखोगे ना, यहां से देखोगे
तो ये स्टार आपको हो सकता है कि आपको यहाँ दिखे, मतलब पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से देखोगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसको मैं ए डैश लिख लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। जब आपने ए से देखा तो पोजीशन क्या थी, ओ थी, पोजीशन ओ थी। जब आप इसको यहाँ आके देखोगे तो आपको पोजीशन क्या दिखेगी, ओ डैश दिखेगी। क्या दिखेगी, ओ डैश दिखेगी। ये पोजीशन आपको देखनी कैसे है, हम किसी भी प्लेनेट या किसी स्टार की पोजीशन को कैसे देखते हैं, क्या नेक्ड आई से देखते हैं, नहीं। उसको देखने के लिए आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चाहिए। क्या चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो मैं यहां से ए पोजीशन से इस प्लेनेट को या स्टार को देख रहा हूं, ठीक है। ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ये फार स्टार नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन थी, मान लो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल के साथ θ1 एंगल बना रही थी। जब मैंने ए से देखा, इस पोजीशन से देखा इस स्टार को, जो फार स्टार नहीं है, नियर बाय स्टार है कोई, तो इसकी जो पोजीशन थी वो वर्टिकल से θ1 एंगल पे थी। ये एंगल कौन बताएगा आपको, आपकी टेलीस्कोप बताएगी कि वर्टिकल के साथ इतने एंगल पे इसकी पोजीशन है, ठीक है। फिर मैंने ए डैश से देखा, जब मैंने इसको ए डैश से देखा तो वर्टिकल के साथ जो पोजीशन थी वो मान लो आपकी θ2 थी। क्या थी, θ2 थी। अब मैं क्या चेंज करता हूं, अब मान लो कि पहले मैंने इसको यहां से देखा, अब मैं इसको मैं दूर चला जाता हूं इससे। मान लो मैं यहां चला गया, यहां चला गया, ये कोई पॉइंट है, या यहां ले लो कोई, ये कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट आपका यहां आ गया, मान लो बी पॉइंट आपका यहां पे आ गया, दिस इज ए डैश, दिस इज बी, ठीक है भाई। अगर मैं इसको ए से देखता हूं तो पोजीशन क्या है इसकी, θ1 है। अगर मैं इसको यहां से देखता हूं, यहां से, तो वर्टिकल के साथ जो पोजीशन होगी ये मान लो आपकी कितनी होगी, ये आपकी मान लो θ1 डैश होगी, θ1 डैश। तो आप इस डायग्राम में देख के मुझे ये बताओ कि θ1 डैश छोटा है या θ1 छोटा है, θ1 बड़ा है। डायग्राम में देख के आप बता सकते हो कि θ1 डैश छोटा है, θ1 बड़ा है। मतलब जितना मैं इससे दूर जाता जाऊंगा ना, दूर जाता जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूं मैं एक पॉइंट को, ठीक है, मतलब जितनी स्टार और पोजीशन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, उतना ही जो एंगल है वो एंगल आपका कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपका और कम हो गया। अगर मैं इस स्टार से बहुत ज्यादा दूर चला जाऊं, बहुत ज्यादा दूर, 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर, तो ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। भाई देखो, ये बहुत सिंपल है, इसको समझना। मैं एक और सिंपल सा डायग्राम बनाना चाहता हूं। देखो कि अगर मैं किसी को अलग अलग पोजीशन से देख रहा हूं, पहले मैंने यहां से देखा, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, यहां ए से देखा इसको, तो पोजीशन क्या थी इसकी पोजीशन थी ये, दिस इज एंगुलर पोजीशन। अगर मैं थोड़ा दूर जाके देखूंगा, मतलब यहां से देखूंगा, बी से देखूंगा इसको, तो एंगुलर पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगल और छोटा हो गया ना। अगर मैं इसको सी से देखूंगा, सी से, तो मेरा जो एंगल है ये और छोटा हो जाएगा। अब ये और छोटा हो गया। अगर मैं बहुत ज्यादा दूर चला जाऊं, डी पॉइंट है जो काफी दूर है, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो लाइन होगी ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होगी। ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट क्या होगी, वर्टिकल होगी। तो अगर आपका जो स्टार है वो फार स्टार मींस उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा है, तो उसकी जो पोजीशन होगी, आप अर्थ पे कहीं पे भी खड़े होकर देख लो, आप कहीं से भी देख लो, उसकी जो पोजीशन होगी ना वो आपको हमेशा वर्टिकली अपवर्ड दिखेगी, ठीक है। अगर कोई फार स्टार है तो उसकी पोजीशन आपके लिए हमेशा वर्टिकली अपवर्ड दिखेगी, चाहे आप कहीं से भी देख लो, वो हमेशा ऊपर ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मान लो कि सुबह 12 बजे का, मतलब दिन में 12 बजे का टाइम है, दोपहर में 12 बजे का टाइम है, तो आपको जो सन है, मान लो आपको सन बिल्कुल गर्मियों में बिल्कुल सन आपके ऊपर से जाता है ना ऐसे, तो आपको बिल्कुल अपने ऊपर दिखाई दे रहा है सर, सन जो है आपको, तो आप यहां से देख रहे हो सन बिल्कुल ऊपर है,
आप 5-10 किलोमीटर दूर जाके देखो, वहां से देखोगे सन आपको वहां भी बिल्कुल ऊपर ही दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि सन की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। जो आपकी जो पोजीशन है ना, आप 10 किलोमीटर गए ना, तो वो 10 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, सन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को, और फार स्टार तो सन से कितना ज्यादा दूर है, सन की डिस्टेंस तो कितनी है, बहुत ही पास में है सन। तो सन से लाइट आने में, अर्थ तक आने में सिर्फ 8 मिनट्स का टाइम लेती है, 8 मिनट, और 100 लाइट ईयर, 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे लाइट को वहां से आने में, मतलब वो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है वो स्टार। तो उसकी जो पोजीशन है आप कहीं से भी देखो वो आपको हमेशा वर्टिकल ही दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। ठीक है, तो फार स्टार की जो पोजीशन है वो हमेशा क्या होती है, वर्टिकली दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। तो उसकी मैं डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता पैरेलैक्स मेथड का यूज करके। अब पैरेलैक्स मेथड को अप्लाई कैसे करना आप उसको देख लो। ठीक है, इसमें देखो भाई, ये आपकी ये सन है, यहाँ पे ये सन है, जो अर्थ है ना वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और पाथ कैसा है उसका, इलिप्टिकल पाथ है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये पाथ हो गया, ये अर्थ है यहाँ पे, दिस इज अर्थ, दिस इज सन। तो अर्थ अपना एक साइकिल पूरा करने में सन के अराउंड, अपना एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लेती है, ये टाइम लेती है 1 ईयर, 365.25 डेज। तो एक साल में अर्थ आपकी वापस यहाँ आ जाएगी। तो ये मान लो कोई भी पॉइंट था ए, यहाँ पे आपकी अर्थ है ए पॉइंट पे। ठीक है, तो आफ्टर 6 मंथ आपकी जो अर्थ होगी वो यहाँ पे होगी, आफ्टर 6 मंथ डी पे होगी। ठीक है, तो भाई आप जो आपका स्टार है ना, ये मान लो कोई नियर स्टार है, ये नियर स्टार है, और आपको इस नियर स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है भाई, आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है, ये डिस्टेंस मेजर आपको करनी है ये। ठीक है, या मैं ये भी कह सकता हूँ अर्थ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो डी है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है नियर स्टार की अर्थ से। पहले अर्थ यहाँ पे थी, आफ्टर 6 मंथ आपकी अर्थ यहाँ पे चली जाएगी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, अब कोई आप यहां से इस नियर स्टार को देखो यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इसको यहां देखेंगे, तो वर्टिकल के साथ जो पोजीशन है इसकी, वर्टिकल के साथ, अब वर्टिकल क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे वर्टिकल का, मान लो यहाँ पे कोई फार स्टार है, ये कोई भी फार स्टार है, तो आप इस फार स्टार को यहां से देखोगे ना, तब भी आपको वर्टिकली अपवर्ड ही दिखेगा। और इस फार स्टार को जब आपकी अर्थ यहाँ पे है, 6 महीने बाद आपकी अर्थ यहाँ पे है, तब आप इस फार स्टार को देखोगे, तब भी ये फार स्टार आपको वर्टिकली अपवर्ड ही दिखेगा। तो ये फार स्टार आपको तब भी यहीं पे दिखेगा। ठीक है, फार स्टार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता, इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, पैरेलैक्स मेथड से उसकी डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब मैंने ए पोजीशन से इस नियर स्टार को देखा टेलीस्कोप की हेल्प से, तो वर्टिकल के साथ इसकी जो पोजीशन थी वो मान लो क्या थी, θ1 थी। ठीक है, और आफ्टर 6 मंथ जब अर्थ आपकी यहाँ पे होगी, तब मैंने इस नियर स्टार को दोबारा देखा, तब इसकी जो वर्टिकल के साथ जो पोजीशन थी, ये मान लो मेरे को θ2 दिखी, चेंज होगी ना, θ1 θ2 अलग अलग होंगे, क्योंकि अपरेंट पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये आफ्टर 6 मंथ जब मैंने यहां से देखा, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन थी वो θ2 थी। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा, ये θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर होगा। आप वर्टिकल लाइन लेके अपोजिट एंगल बराबर करके आप ये निकाल सकते हो, तो ये θ1 प्लस θ2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मानूंगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और सन और अर्थ के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है।
ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गई ना ए बी, इसको मैं क्या मान लूं, सी मान लेता हूं, ठीक है। तो ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में, इसमें ये तो हो गया मेरा, इसको मैं आर्क की तरह मान लूंगा, आर्क ए बी को मैं आर्क की लेंथ मान लूंगा कि भाई ये आर्क है और ये मेरा रेडियस है और ये मेरा एंगल है। तो आर्क की लेंथ ए बी, आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, रेडियस इनटू एंगल θ1 प्लस θ2, ये मेरा एंगल हो गया। तो मैंने क्या लगा दिया, आर्क की लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, ये लगा दिया, ठीक है। अब मेरे को डी निकालना है, तो डी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन θ1 प्लस θ2। ए बी कितना है भाई, ए बी आपका है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज ए बी अपॉन θ1 प्लस θ2, और आपका जो ए बी है वो आपका 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और θ1 प्लस θ2। इस फॉर्मूले में आपको θ1 और θ2 आपको पुट करने हैं, θ1 एंड θ2 पुट इन रेडियन ओनली। आपको ये एंगल किस में पुट करने हैं भाई, रेडियन में पुट करने हैं। अगर डिग्री में दे रखे ना तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करो और फिर पुट करो। और तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये हमें पता ही है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये पुट करेंगे और θ1 θ2 आपको गिवन होगा, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी नियर स्टार की अर्थ से, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, कंफ्यूजन क्या हुआ होगा कि भाई ए बी जो डिस्टेंस है इसको आर्क की लेंथ के बराबर क्यों ले लिया। देखो भाई, अगर ये आपका आर्क है ना, और ये आपकी डिस्टेंस है, तो दोनों तो अलग अलग हैं। ये मेरी डी डिस्टेंस थी ना, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। ये एंगल आपका कोई भी θ1 प्लस θ2 को मैं थीटा मान लेता हूं, ये था। तो ए बी डिस्टेंस तो आर्क की लेंथ से छोटी है, लेकिन अगर क्या है, अगर ये ए बी डिस्टेंस बहुत छोटी है, अगर ए बी डिस्टेंस बहुत छोटी है डी से, अगर आपको ऐसे दे रखा है कि जो ए बी है वो बहुत छोटा है डी से, ठीक है। ये वैसे दिखने में आपको ऐसी ट्रायंगल लग रही है, रियल में ये तो कितनी डिस्टेंस है, ये तो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉमिकल है, और ये डिस्टेंस आपकी 100 लाइट ईयर, अबाउट 100 लाइट ईयर। सो दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए बी, एज कंपेयर टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट्स वाई ये ट्रायंगल आपको दिखने में ऐसे लग रही है, लेकिन ये ट्रायंगल है कैसी, ये ट्रायंगल बिल्कुल आपकी कुछ इस टाइप की ट्रायंगल है, कुछ ऐसी ट्रायंगल है ये डिस्टेंस तो बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में। और अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है या मैं ये एंगल बहुत छोटा है, तो इस डिस्टेंस में और इस आर्क की लेंथ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इस डिस्टेंस को मैं इस आर्क की लेंथ मान सकता हूं, ठीक है। तो यही मैंने इसमें यूज किया है। तो ये आपका था पैरेलैक्स मेथड। इसके बाद देखो, हम लेंथ का मेजरमेंट हमारा हो गया, हम टाइम मेजरमेंट की बात करेंगे। और टाइम मेजरमेंट की बात मैं पहले भी कर चुका हूं इस वीडियो में, हमने पहले डिस्कस किया था। जो सीजियम क्लॉक है, सीजियम क्लॉक, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। सीजियम क्लॉक क्या होती है, सीजियम क्लॉक का दूसरा नाम एटॉमिक क्लॉक भी होता है। तो लेट अस प्रोसीड टू टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट की बात करेंगे भाई। टाइम मेजरमेंट में हमें पढ़ना है सिर्फ किसको, एटॉमिक क्लॉक को, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें पढ़ेंगे किसको, एटॉमिक क्लॉक क्या होती है। एटॉमिक क्लॉक का दूसरा नाम है सीजियम क्लॉक, सीजियम क्लॉक। तो जो एटॉमिक क्लॉक है या जो सीजियम क्लॉक है ये क्या है। देखो भाई, आप लोगों ने 1 सेकंड को डिफाइन किया था, हमने पहले पढ़ा था 1 सेकंड को डिफाइन किया था वहां पे।
1 सेकंड किसके बराबर होता है? पहले मैं 1 सेकंड की डेफिनेशन पे जाऊंगा, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है? ये आपका सीजियम एटम है, सीजियम, ये सीजियम का एटम है, ठीक है। सीजियम का जो एटम है ये इसकी न्यूक्लियस है, दिस इज सीजियम। सीजियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 55 और एटॉमिक मास होता है 133। एटॉमिक मास होता है 133। दिस इज सीजियम एटम, ओके। दिस इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ठीक है। ऐसे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड। इसका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट 55th, एटॉमिक नंबर 55 है, इट मींस इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 55 है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 55th जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज अनस्टेबल। सीजियम का जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है 55th इलेक्ट्रॉन, वो अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है तो ये क्या करता रहेगा? अब देखो, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ये ऑर्बिट है ना, किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? उसके अंदर कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस सिंगल ऑर्बिट के अंदर है ना कई सारे बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड, दीज आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। तो ये आपके ना कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं? किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हाइपरफाइन लेवल, हाइपरफाइन लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। तो ये हाइपरफाइन एनर्जी लेवल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपका अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका कभी किसी एनर्जी लेवल में, कभी किसी एनर्जी लेवल में जंप करता रहता है। क्या करता रहता है? जंप करता रहता है। जब ये हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से एक रेडिएशन निकलेगी। क्या निकलेगी? रेडिएशन। ये जो रेडिएशन निकलती है इसमें से, इस रेडिएशन के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, किसी भी रेडिएशन में क्या होता है? वाइब्रेशंस, उसका एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन ऐसे होता है ना। तो इसमें जो ये जो रेडिएशंस निकलेगी, इस रेडिएशंस के अंदर क्या है? वाइब्रेशंस हैं और बहुत फास्टली वाइब्रेट कर रही है, बहुत फास्टली वाइब्रेट कर रही है। इसकी जो वाइब्रेशंस होंगी ये 1 सेकंड में 9192, और एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को अभी देखनी पड़ेगी इसकी क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। तो शायद बुक भी मेरे पास नहीं है, अभी काफी बड़ी वैल्यू होती है इसकी, काफी बड़ी वैल्यू होती है। 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशंस होते हैं, दिस मच वाइब्रेशंस 1 सेकंड के अंदर। तो ये जो रेडिएशंस इसने इमिट की, इस रेडिएशन में 1 सेकंड में इतने सारे वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इतने वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है, इतने वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसको 1 सेकंड मान रखा है। तो 1 सेकंड इज दिस मच इज द टाइम इंटरवल इन विच द रेडिएशंस हैव दिस मच वाइब्रेशंस। तो इस रेडिएशन में इतने वाइब्रेशंस होंगे, तो उस टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे? 1 सेकंड बोलते हैं। तो ऐसे इसको डिफाइन किया गया है। तो जो आपकी एटॉमिक क्लॉक है वो सीजियम क्लॉक है, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और डिस्कस करूंगा, दिस इज हाईली एक्यूरेट, दिस इज हाईली एक्यूरेट, काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है आपकी सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक। दिस क्लॉक इज एबल टू मेजर, दिस क्लॉक इज एबल टू मेजर 1/10⁻13th पार्ट ऑफ 1 सेकंड ऑल्सो, पार्ट ऑफ 1 सेकंड। 1 सेकंड का 1/13th, 1 सेकंड का 1/10⁻13th पार्ट को भी ये मेजर कर सकती है।
तो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। या मैं ये कह सकता हूं 10⁻⁻13 सेकंड का टाइम भी ये क्या कर लेगी, मेजर कर लेगी। ठीक है, तो ये जो क्लॉक है काफी एक्यूरेट क्लॉक है और काफी हाईली इसकी सर्टेनिटी है। अगर ये इस क्लॉक की हम बात करें पूरे साल में इसमें कितना एरर हो सकता है, माइक्रो सेकंड के ऑर्डर का, माइक्रो सेकंड तक का एरर हो सकता है बस एक साल में। मतलब काफी हाईली एक्यूरेट है, 10⁻⁻13 सेकंड को भी मेजर कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज सीजीएम क्लॉक। ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम मेजरमेंट था आपका। अब हम बात करने वाले हैं आपका जो मास का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास, तो भाई मास का मेजरमेंट कैसे करें। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मास कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है। मेजरमेंट ऑफ मास, मास की डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ए बॉडी। तो किसी बॉडी में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, किसी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी क्वांटिटी है वो बताएगा आपका मास। सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी, कंटेन्ड बाय द बॉडी, कंटेन्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, अब जो मास है ना वो दो टाइप का होता है भाई, मास दो टाइप का होता है। ठीक है, हालांकि वो दोनों मास हैं बराबर ही, लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें गैलीलियो के टाइम में, गैलीलियो के टाइम में या न्यूटन के टाइम में, तो उस टाइम मास दो तरह के मास माने जाते थे। हालांकि मास तो एक ही है, लेकिन क्या माना जाता था कि मास दो टाइप का होता है। एक होता है आपका, गैलीलियो ने बताया कि मास कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल मास होता है। तो गैलीलियो ने क्या बताया कि मास होता है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल मास गैलीलियो ने नाम दिया। फिर न्यूटन ने क्या नाम दिया कि एक इनर्शियल मास भी होता है। न्यूटन ने बताया कि एक इनर्शियल मास भी होता है। तो कितने टाइप के मास हो गए, दो टाइप के मास हो गए, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। देखो भाई दोनों के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, चीज दोनों एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, गैलीलियो ने क्या बताया कि कोई भी आपके पास बॉडी है, मान लो आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी है, एक हैवी है बड़ी है, एक छोटी है, एक हैवी है एक छोटी है एक बड़ी है। ठीक है, दो बॉडी है, आप इनको ना इक्वल हाइट से ड्रॉप कर दो, दोनों बॉडी को क्या कर दें, इक्वल हाइट से आप ड्रॉप कर दो, दोनों बॉडी को इक्वल हाइट से ड्रॉप कर दो। तो गैलीलियो ने ये बताया कि दोनों बॉडी बराबर टाइम में या सेम टाइम पे ग्राउंड को टच करेंगे। अगर दो बॉडी आपके पास हैं, वन इज वेरी लाइट एंड अनदर इज वेरी हैवी, ये बड़ी है ये छोटी है, कहता है कि दोनों को ग्राउंड से इक्वल हाइट से ड्रॉप कर देंगे तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी। तो ये मतलब काफी अजीब सी बात थी ना कि भाई हमें क्या लगता है, जो हमारा इंट्यूटिव आइडिया है या जो एक लेमैन या कॉमन पर्सन सोचता है वो क्या सोचता है कि मैं अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को गिराऊंगा, मान लो छत से गिरा रहे आप, एक आपके पास लाइट बॉल है बिल्कुल लाइट, एक आपके पास कोई हैवी मेटल की बॉल है, तो आप मेटल बॉल को गिराओगे तो आपको लगता है कि मेटल बॉल जल्दी नीचे पहुंचेगी और जो लाइट बॉल है वो आपकी धीरे धीरे नीचे जाएगी। हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं ऐसा। होता क्या है कि आपकी दोनों बॉल सेम टाइम पे पहुंचेंगी। कंडीशन ये है कि आप ये जो एयर है यहाँ पे, एयर की जो रेजिस्टेंस है उसको अगर हम निगलेक्ट कर दें, एयर का जो फोर्स है, एयर की वजह से जो थर्स्ट लगेगा या जो रेजिस्टेंस होगी, अगर मैं उसको निगलेक्ट कर दूं तो दोनों बॉडी इक्वल टाइम में या सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी।
तो ये काफी अजीब चीज थी देखने में और सुनने में। तो फिर इसको अगर थोड़ा सा और डीप में सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये नीचे जा रही है ना, ये बॉल भी नीचे जा रही है और ये बॉल भी नीचे जाएगी और ये बॉल भी नीचे जाएगी। अब दोनों पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अर्थ जो है, जो अर्थ आपकी है, वो दोनों पे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो ये बॉल नीचे जाएंगी। अगर आपने ड्रॉप कर दिया, नीचे जा रही है, मतलब अर्थ इनको खींच रही है अपनी तरफ। तो अर्थ इसको भी खींच रही है, अर्थ इसको भी खींच रही है। और ये हल्की बॉल है, ये ज्यादा बॉल है, मतलब हैवी बॉल है, दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच रही हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है ना, वो इस पे तो ज्यादा फोर्स लगाएगी, इस पे कम फोर्स लगाएगी। जो हल्की है उस पे कम फोर्स लगाएगी और जो हैवी है उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगी, तभी तो ये बराबर टाइम में नीचे पहुंचेंगी। हाँ भाई, तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो अर्थ है वो हैवी बॉल पे तो ज्यादा फोर्स लगाएगी और कम बॉल पे कम फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो लेकिन दोनों पहुंचेंगे बराबर सेम टाइम पे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अर्थ इतनी इंटेलिजेंट है, अर्थ इतनी इंटेलिजेंट है कि वो पहले देख लेती बॉल कैसी है। अगर वो बहुत हैवी बॉल होती है तो उस पर ज्यादा फोर्स लगा लेती है। अगर उसको लगता है कि भाई तो लाइट सी बॉल है तो उस पर वो कम फोर्स लगा लेगी, लेकिन पहुंचेंगी सेम टाइम पे, दोनों पहुंचेंगी सेम टाइम पे। तो फिर जिस बॉल पे अर्थ ज्यादा फोर्स लगाती है तो वो बॉल आपकी, मैं ये कहूंगा कि उस बॉल का ग्रेविटेशनल मास ज्यादा है, ग्रेविटेशनल मास ज्यादा है। भाई दोनों बॉल सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और सेम टाइम में यहां तक पहुंच रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन सेम है। इसमें जो एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन इसके अंदर है। अब एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो मास दोनों का अलग अलग है। मास क्या है, दोनों का अलग अलग है। अब इसका जो मास होगा वो क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल मास होगा और इसका जो मास है वो इसका ग्रेविटेशनल मास है। तो ग्रेविटेशनल मास की ही मैं एक बार बात कर लेता हूं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो भाई अगर अर्थ का मास मान लो m, कैपिटल M है और ये आपकी बॉल है, इसका मास मैंने mb, स्मॉल m मान लिया छोटी बॉल का मास, और कैपिटल M मान लिया बड़ी बॉल का मास। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में h डिस्टेंस है। तो जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या निकाल सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा बड़ी बॉल के ऊपर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, कैपिटल G अर्थ का मास, बड़ी बॉल का मास अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और छोटी बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, दिस इज कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ स्मॉल बॉल अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज किया। तो क्या पाया गया कि भाई ये फोर्स मान लो F है, ये फोर्स मान लो F डैश है, तो F डैश बड़ा, F डैश छोटा होगा, छोटी बॉल पे फोर्स कम होगा, इस बॉल पे फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपके टर्म है जो कैपिटल MB, इस कैपिटल MB को मैं बोलूंगा इस बॉल का ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास ऑफ हैवी बॉल इज इक्वल टू F H स्क्वायर अपॉन कैपिटल G M E। और जो आपकी स्मॉल बॉल है इसका जो ग्रेविटेशनल मास होगा वो आपका होगा F डैश H स्क्वायर बाय G M E, इसके बराबर हो जाएगा। तो मास दोनों का इस तरीके से डिफाइन किया गया जो ग्रेविटेशनल मास है। तो ग्रेविटेशनल मास जो है भाई जिसपे अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी ना उसका मास ज्यादा होगा, मतलब ये इस पे डिपेंड करता है फोर्स पे, ग्रेविटेशनल मास डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स ज्यादा तो ग्रेविटेशनल मास ज्यादा।
ये फोर्स है ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ लगाएगी वो फोर्स है, ठीक है। ये स्मॉल बॉल पे जो फोर्स लगाया अर्थ ने वो है, तो ये स्मॉल बॉल का ग्रेविटेशनल मास हो गया। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल मास को डिफाइन किया गया। उसके बाद जो इनर्शियल मास है, न्यूटन ने इनर्शियल मास को कैसे डिफाइन किया? न्यूटन ने इनर्शियल मास को कैसे डिफाइन किया? देखो भाई, अब आप ना कुछ अलग तरीके से देखेंगे हम। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको ये मान लो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे है। इसको मूव करवाना है, इसको मूव करवाएंगे और मूव करवाना है और कुछ एक्सेलरेशन में इसको लेके आना है। तो इस पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अपने पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इससे हैवी है, ये हैवी है, इसको भी मूव करवाना है, उतने एक्सेलरेशन में इसको लेके आना है। इसमें कितना एक्सेलरेशन लेके आना है? ए एक्सेलरेशन लेके आना है। और इसमें भी कितना एक्सेलरेशन लेके आना है? ए एक्सेलरेशन लेके आना है। ये तो हैवी है और ये लाइट है, ठीक है। तो इसमें इसको रेस्ट से ए एक्सेलरेशन में लेके आना है, तो इस पे आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। और ये अगर हैवी है तो इस पे आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये सेम एक्सेलरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये जो मास है ना भाई, मैं ये बोलूंगा कि इसके पास इनर्शिया कम है। इनर्शिया होता है अपनी स्टेट को, जब भी हम किसी की स्टेट को चेंज करते हैं, जब भी हम किसी की स्टेट को चेंज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसका अपोज करता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रेस्ट से एक्सेलरेशन में लेके आऊंगा तो ये अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो मुझे इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जितना ये अपोज करेगा उतना मैं ज्यादा इस पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। अब ये है बड़ा मास, तो इसको भी क्या करना है? रेस्ट से एक्सेलरेशन में लेके आना है। काम तो इसके साथ भी वही करना है। अब इसका मास ज्यादा है तो ये ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा उसका रजिस्ट करेगा उसको, ये ठीक है। तो ज्यादा रजिस्ट करेगा, ज्यादा अपोज करेगा, तो मुझे इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो किस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। अगर किसी की स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, तो उस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। तो ये जो मास है इसको इनर्शिया से रिलेट कर दिया। इनर्शिया से मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसमें इनर्शिया ज्यादा होता है उसका मास ज्यादा होता है। तो ये जो मास था ना, ये जो मास था इसको बोला गया इनर्शियल मास। क्या बोला गया? इनर्शियल मास। इसका मास मान लो स्मॉल m है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है, ठीक है। इस पे फोर्स F लगाना पड़ता है, इस पे फोर्स मान लो F डैश लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इनर्शियल मास होगा इस बॉडी का वो किसके बराबर होगा? F बाय A। और इसका जो इनर्शियल मास होगा वो किसके बराबर होगा? F डैश बाय A। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। अब जिस पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसका मास ज्यादा होगा, जिस पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा उसका मास भी कम होगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज थी। यहाँ पे क्या था? अर्थ फोर्स लगा रही थी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम था क्योंकि दोनों इक्वल टाइम में अर्थ पे पहुंच रही थी। लेकिन अर्थ क्या करती है? हैवी बॉल पे ज्यादा फोर्स लगाती है और जिस जो लाइट है उस पर कम फोर्स लगाती है। तो जिस पे ज्यादा फोर्स लगेगा उसका मास ज्यादा होगा और जिस पे कम फोर्स लगेगा उसका फोर्स मास कम होगा। तो इस तरीके से मास को दो टाइप में डिवाइड कर रखा था, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। लेकिन ये पाया गया, आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया। किसने? आइंस्टीन ने। 200 साल तक हम ये मानते रहे कि ये मास अलग अलग होते हैं, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। 200 साल तक हम ये मानते रहे, लेकिन फिर आइंस्टीन ने ये प्रूव कर दिया कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास अलग अलग नहीं है, ये एक ही मास है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास और मेजरमेंट ऑफ मास में आपको ये पढ़ना था बस। टाइम मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, एटॉमिक क्लॉक या सीजियम क्लॉक हमने पढ़ी उसमें, और आपका जो लेंथ मेजरमेंट था उसमें हमने पैरेलैक्स मेथड को पढ़ा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी काफी अच्छी चीज आपको सीखने को मिली होगी इसके अंदर। थैंक यू।